नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। तेज रफ्तार के साथ आप आज तक से जुड़े रहिए। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तमाम जगहों पे हमारे संवाददाताओं की टीम मौजूद है, चाहे वो बंगाल हो, असम हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी, हर जगह व्यवस्था की गई है। लेकिन 7 से 8 बजे तक हम जरा स्थितियों के आकलन की दिशा में बढ़ रहे हैं और वहां पर क्या मिजाज है, खासतौर से ग्राउंड जीरो में, वहां पर भी हम चलेंगे जानकारी के लिए। लेकिन हर की नजर 2 राज्यों पर जरूर है। एक तरफ तमिलनाडु है, दूसरी तरफ असम है। असम इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को आस जगी है, एग्जिट पोल से कहीं ज्यादा आस जगी है। और इन सब के बीच ममता क्या वाकई 200 का आंकड़ा पार कर पाएगी? और तमिलनाडु में क्या वाकई सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और 92 बरस में भी करुणानिधि का जादू चल जाएगा? और इन सब के बीच दूसरी तरफ अच्युतानंदन 93 ईयर्स जी। लेकिन इन सब के साथ ओमन चांडी कहते हैं ना तो एंटी इनकम्बेंसी है, ना कोई हवा है। हम वापस लौट के आएंगे। बहुत सारे सवाल और इन सवाल उलझों के बीच आइए हमारे साथ, चूंकि गेस्ट आने शुरू हो चले। सुबेर भौमिक साहब बैठ चुके हैं, श्रीनिवासन जी वह भी हमारे साथ बैठ चुके हैं। भौमिक साहब, शुरुआत आप ही से। असम और बंगाल, क्या ये माना जाए कि दोनों बिल्कुल अलग राज्य हैं, या असम को लेकर जो बीजेपी सोच रही है वो सही सोच रही है? बीजेपी जो सोच रही है वो सही है, और इसका वजह ये है कि असम का जो पॉलिटिक्स है उसके साथ बंगाल का पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। असम का पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा थीम गए 25 साल में यही रहा है कि असम के अपने लोग जो हैं, जो असमिया कहते हैं अपने आप को, उनका पहचान, उनका जो नंबर्स है वो बरकरार रहेगा नहीं रहेगा, या फिर बांग्लादेश से जो निरंतर घुसपैठ का जिक्र किया जाता है उसके चलते असम का डेमोग्राफिक कैरेक्टर जो है, जनविन्यास जो है, वो बदल जाएगा या नहीं। यही सबसे बड़ा थीम रहा है। 1979 से जो एंटी फॉरेनर एजिटेशन वहाँ चला, 5-6 साल चला। 85 में राजीव गांधी बीजेपी उसमें सेंध लगा लेगी, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, अब इसका जो फायदा हुआ था वो असम का क्षेत्रीय राजनीति को हुआ था। असम गण परिषद एक दल उभर कर आया था ये आंदोलन से। प्रफुल्ल महंता, भृगु फुकन, ये सब आंदोलन के लीडर थे, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के। इन्होंने ही असम गण परिषद बनाया। 2 टर्म ये सत्ता में भी रहे, 85 से 90 और फिर 96 से 2001। इनका अब सफाया हुआ है। इनका सफाया इसलिए हुआ है कि नॉन परफॉर्मेंस के वजह से ये लोग जो कहते थे कुछ कर नहीं पाए, बट ये जगह असम में रह गया है। असमिया लोगों में घबराहट है कि हमारा जो नंबर है, हमारा जो प्रीपोंडेंस है, ये नहीं रहेगा। ये जगह भाजपा ने कैप्चर किया है। भाजपा का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि घुसपैठ रोकना है, और ये जो जगह भाजपा ने कैप्चर किया है इसका, और किस तरह से किया है? सर्बानंद सोनोवाल, अब देख लीजिए, आसू का लीडर था, बहुत बड़ा लीडर था, असम गण परिषद का बहुत बड़ा लीडर था। सर्बानंद सोनोवाल कोई उत्तर भारत का वहां पहुंचा हुआ आरएसएस का तिलक लगाया हुआ नहीं है, वो नहीं ऑर्गेनाइजर नहीं है, हाँ। प्रचारक नहीं है। वो असम का एजिटेशन पॉलिटिक्स से उभर कर आया हुआ एक लीडर है, और ये लीडर आज भाजपा का चार्ज को लीड कर रहा है। भाजपा का जो आगे बढ़ने का है उसमें ये घोड़ा सबसे उनका आगे है। तो इसमें ऐसा है कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चीज है जो बंगाल में ये कर नहीं पाए जी। एक होम ग्रोन लीडरशिप उन्होंने खड़ा किया, और वहां का जो इशू है उसको पकड़ लिया। आपने सोनोवाल का जिक्र किया, हम तस्वीरें दिखलाते हैं। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचे, देखिए पूजा करने के लिए पहुंचे हैं सर्बानंद सोनोवाल। और ये जिक्र जो हो रहा है, जिसका जिक्र भौमिक साहब कर रहे हैं, लगता है मैसेज ये है कि शायद क्षेत्रीय चेहरा, क्षेत्रीय पहचान वाला चेहरा शायद असम की जरूरत है। और असम में एक चेहरा मिला बीजेपी को, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी उसने क्षेत्रीयता को महत्व दिया, जो महत्व वो बिहार में नहीं दे पाई। दिल्ली से उड़कर वहां नेता पहुंचे थे, यहां पर एक महत्व सोनोवाल को दिया गया। तो ये तस्वीरें सोनोवाल की है जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचे हैं और वहां पर वो पूजा कर रहे हैं। जाहिर है एक बहुत बड़ा दिन है, चूंकि केंद्र में मंत्री हैं, अब इसके बाद वहां पर जीतते हैं तो यहां पर इस्तीफा होगा, और इसके भी कयास अब लगाए जाने लगे हैं कि क्या रिजल्ट रहेगा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की स्थितियां भी दिल्ली में तेज हो चली है कि क्या आज शाम में पार्लियामेंट्री पार्टी की जब बैठक होगी तो उसमें क्या निर्णय लिए जाएं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन श्रीनिवासन जी, इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज तमिलनाडु में दूसरे या तीसरे नंबर पर ही नहीं बल्कि डीएमके और एआईडीएमके के पीछे खड़े होकर ही संतुष्ट हो जाती है। तो ये कौन सी राजनीति है जिसमें डीएमके और एआईडीएमके से आगे तमिलनाडु निकल नहीं पा रहा है? और इस बार भी अगर एग्जिट पोल देखें तो फिर वही कयास, पिछली बार अम्मा रही, इस बार हम
करुणानिधि को ले आएंगे। आपने ठीक कहा है, मगर मुझे ये लगता है कि तमिलनाडु की जो जनता है वो इस कोशिश में है, ये टटोले में लगी हुई है, क्या उनको कोई तीसरा ऑल्टरनेट मिल सकता है। और ये कई सालों से चल रहा है, बट इस चुनाव में 2016 के जो असेंबली चुनाव हुए हमें, इसमें ये अच्छे से उभर के आया है बिकॉज ऑफ अराइवल ऑफ थर्ड फ्रंट। अब ये थर्ड फ्रंट किस रूप में आया है, एक्चुअली बहुत देर में उसका गठन हुआ है। उसको 2014 के जो पार्लियामेंट इलेक्शन थे उसमें बीजेपी एक नेशनल पार्टी पहली बार 1957 के बाद, जब से कांग्रेस का पतन शुरू हुआ है उसके बाद से वहाँ पर किसी नेशनल पार्टी ने किसी फ्रंट को लीड नहीं किया था। जो काम बीजेपी ने 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में किया था, और उसने कुछ जातीय समीकरण करके पीएम के बैकवर्ड पिछड़े वर्गों के वोटों को जोड़कर उसने एक गठित किया था, मगर उसके अच्छे परिणाम भी निकले। 19% वोट मिले। बीजेपी का अपना वोट परसेंटेज 2.3 से करीब 6 के आसपास पहुंच गया था। बीजेपी के लिए डैमेजिंग रहा किसी के साथ गठबंधन ना करना। हाँ, उसके बाद 2014 के बाद गठबंधन टूटना शुरू हुआ और 16 आते आते बीजेपी एकदम अलग थलग पड़ गई है। अब ये लग रहा था कि क्या ध्रुवीकरण सिर्फ दो द्रविड़ पार्टियों के बीच ही होगा, मगर फिर उसमें एक बदलाव और आया। डीएमडी के जो कैप्टन विजयकांत हैं, जो कि पहले इस अलायंस के बीजेपी अलायंस के पार्टनर थे, वो सब जो टूट के बाहर निकले, उन्हें एक नया अलायंस बनाया लेफ्ट पार्टी के साथ मिला के। अब फिर ये लगने लगा कि क्या अब द्रविड़ पार्टीज को एक बड़ा चैलेंज दिखाई देगा, क्योंकि ये जो छोटी छोटी 4-5 पार्टियां थी, इनकी अपनी अपनी छोटी छोटी अलग अलग जगहों पर बेस हैं। नहीं, इसका मतलब यह है कि डीएमके अगर हेड कर रही है तो उसकी वजह गठबंधन है। गठबंधन अगेन डीएमके बहुत बढ़िया गठबंधन नहीं बना पाया है। वो तो सोच रहा था कि कैप्टन भी उनकी तरफ आएंगे, ऐसा नहीं है कि उसने भी कोई बहुत अच्छा गठबंधन बना लिया। देखिए, हम एक तस्वीर भी स्क्रीन पे दिखला रहे हैं। ओमान चांडी चर्च पहुंचे हैं वहां पर। इधर हमने सोनोवाल को दिखाया, वो मंदिर में पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं एक आखिरी गुजारिश कहिए, आखिरी इच्छा कहिए, वो फिर धर्म की चौखट पर ले ही जाती है, और वहां पर ये ओमान चांडी नजर आ रहे हैं। ओमान चांडी का कहना है इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इस बार किसी की हवा नहीं है, आप मुझे दरकिनार नहीं कर सकते, हम जीत भी सकते हैं। लेकिन फिर इसके साथ दूसरी जगह लौटे तो इस बार सबसे बड़ा दाव किसी ने खेला है, तो वो लेफ्ट ने खेला है बंगाल में। साथ में कौन है बंगाल में? तो कांग्रेस है, वही कांग्रेस जो कि उसके विरोध में थी, ममता के साथ खड़ी थी। हम इस पर चर्चा करें उससे पहले हम सीधे लिए चलते हैं। बालकृष्ण, आप सीपीएम हेडक्वार्टर के बाहर हैं, जरा बताइए सुबह सुबह क्या देख पा रहे हैं? देखिए, अगर आप सीपीएम हेडक्वार्टर पे देखें तो यहाँ पे सुबह सुबह बिल्कुल अलीमुद्दीन स्ट्रीट में सीपीएम का ये मुख्यालय, मुजफ्फर अहमद भवन, बंगाल की राजनीति में बहुत लंबे समय तक ये सबसे महत्वपूर्ण जगह रही। लेकिन आज की अगर बात करें, आज सुबह की यहाँ बात करें तो मायूसी छाई हुई है, सन्नाटा दिख रहा है आपको। जिस तरह की तस्वीर दिखाई है एग्जिट पोल ने, उसके बाद नेताओं में निराशा है। यहाँ पर लोगों से जब हमने बात की तो पता चला कि 8 बजे के बाद यहाँ पर नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन कोई बहुत उत्साह नहीं दिखता है। यहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जो नेता हैं सीपीएम के, लेफ्ट पार्टीज के जो नेता हैं, वो चिंता में पड़ गए हैं। कल दोपहर को यहाँ पर चारों लेफ्ट पार्टीज की एक बैठक हुई, और बैठक का एजेंडा ये नहीं था कि हार जीत किसकी होगी। बैठक का एजेंडा ये था कि जिस तरह की हार की उम्मीद की जा रही है, आशंका है, उसके बाद किस तरह से उनके जो कार्यकर्ता हैं लेफ्ट पार्टीज के, उनके ऊपर उनको आशंका है कि हमले हो सकते हैं, मारपीट हो सकती है, उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए क्या रणनीति तैयार की जाए, इस बात पर ज़्यादा चर्चा हुई। हालांकि जो लेफ्ट पार्टीज है उनको इस बात की पूरी उम्मीद है कि कम से कम नॉर्थ बंगाल में लेफ्ट पार्टीज का प्रदर्शन अच्छा होगा। शहरी इलाकों में जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो मतदाता हैं उनमें ममता बनर्जी टीएमसी सरकार के प्रति थोड़ी सी नाराजगी है, थोड़ी सी उदासीनता है, उसका फायदा इनको मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर लेफ्ट पार्टीज ये इस बात को समझ रही हैं कि ये जो चुनाव है उनके लिए आसान नहीं है। असली तस्वीर क्या होगी वो नतीजे आने के बाद पता चलेगा, और नतीजे जैसे जैसे सामने आते जाएंगे उसके बाद ही आप देखेंगे कि यहाँ पर अलीमुद्दीन स्ट्रीट में जो यहाँ पर माहौल है, जो नज़ारा है, वो बदलता रहेगा नतीजों के हिसाब से। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ बालकृष्ण, कोलकाता आज तक। सुबेर भौमिक, हम संवाददाता के पास चलें, उधर असम भी चलें, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो इन्होंने उठाया कि जैसे जैसे चुनाव परिणाम आएंगे, डर यह भी है कि लेफ्ट पार्टी को अगर ममता लीड बड़ी करने लगेगी तो हमले भी हो सकते हैं। हमले तो होंगे, क्योंकि ये इसलिए अगर लेफ्ट पार्ट अगर ममता को लीड
अच्छा मिलता है। तो तृणमूल के जो लोग हैं, जो थोड़ा चुपचाप थे कि सब पता नहीं क्या होता है परिणाम, अब आप लोगों का ये एग्जिट पोल वोल देख के वो थोड़ा जोश में तो आ ही चुके हैं, थोड़ा एक दूसरा एग्जिट पोल से फिर दब गए हैं। बट ये तो जाके लेफ्ट की पिटाई करेंगे। खास तौर से इन लोगों पे हमला होगा जो लोग बड़े वोकल हो चुके थे गए कुछ महीनों में कि ममता के खिलाफ एक चैलेंज। वायलेंस जो है ये बंगाल का पॉलिटिकल कल्चर से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, और ये आज नहीं, ये 1920s में एक कॉरपोरेशन इलेक्शन जब हुआ था सुभाष बोस और जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता, तब भी गुंडों का इस्तेमाल किया गया था। तो ये वायलेंस जो है ये बंगाल का पॉलिटिकल कल्चर से जुड़ा। अगर लीड उतना नहीं भी होता है फिर भी टक्कर होगा। क्यों सा होगा? क्योंकि अगर लेफ्ट को लगता है कि वो एक बड़ा चुनौती, कांटे का टक्कर देने के जगह में पहुंच रहा है, तो फिर लेफ्ट के लोग भी निकलेंगे कि साहब 5 साल हमने बहुत बर्दाश्त किया है, अब जो है थोड़ा 2-4 जगह में एक जवाबी हमला उसका भी गुंजाइश। बता रहे हैं बाला, क्या अभी क्या स्थिति है वहां पर? क्या लेफ्ट के हेडक्वार्टर में सन्नाटा है, किसी की आवाजाही है, क्या है वहां पर स्थिति अभी? इस वक्त प्रसून यहाँ पे सन्नाटा है। इस वक्त कोई नेता नहीं आया है। कहा गया है, बताया जा रहा है कि जैसे जैसे तस्वीर साफ होगी 8 बजे के आसपास यहाँ पर नेताओं का आने का सिलसिला शुरू होगा। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि लेफ्ट पार्टीज के नेताओं की जब कल बैठक हुई थी, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि वो मायूस तो हैं, लेकिन वैसी मायूसी जिस तरह की तस्वीर एग्जिट पोल ने दिखाई है, उनको नहीं लगता है कि नतीजे उतने खराब होने वाले हैं। उनको लगता है कि नतीजे वो शायद जीतें भले नहीं, लेकिन नतीजे इतने बुरे नहीं होंगे। जो एग्जिट पोल ने जो तस्वीर दिखाई उसमें यह भी कहा गया है कि बहुत सारी सीटों पर मुकाबला कड़ा होगा। वोट परसेंट के ऊपर उनकी नजर है। और उनको लगता है कि कई सीट्स ऐसी होंगी जहां पर थोड़े बहुत वोट से काफी फर्क पड़ेगा। नॉर्थ बंगाल को लेकर के काफी वो उनको अच्छी उम्मीदें हैं, उनको उत्साह है, और शहरी इलाकों में उनको उम्मीद है कि उनका प्रदर्शन अच्छा होगा। उनको लग रहा है कि जो एग्जिट पोल में कहा गया है कि जो वोट परसेंट का जो है वो दोनों का क्लोज होगा, उस पे वो उनको भरोसा है। और उनको ये भी लग रहा है कि एग्जिट पोल को लेकर हमको लगता है राजनीतिक दलों के भीतर उम्मीद और आस बरकरार है कि वो कॉम्पिटिटिवली अच्छा करेंगे, वामपंथी दल भी। और इन सब के बीच हम, चूंकि मनोज्ञा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, ये सवाल क्या वाकई असम में भी है? क्योंकि हमारे ही एग्जिट पोल में तो बम्पर जीत है कांग्रेस बीजेपी के लिए, लेकिन क्या है वहां पर? क्या खुशबू महसूस कर पा रहे हैं आप सुबह सुबह पॉलिटिकल पार्टीज में? खासतौर से तरुण गोगोई क्या सोच रहे हैं? जी, सुबह सुबह आपने तो असम की चाय पी, लेकिन असम के लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो शाम को किस तरह से पकवान खाएंगे। लेकिन कौन सी पार्टी पकवान खाएगी, इस पर अभी तक पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। महत्वपूर्ण बात इस समय ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पटाखे का इंतजाम कर लिया है, मिठाई का इंतजाम कर लिया है, उन्होंने मान लिया है कि वो जीत गए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो हिम्मत अभी हारी नहीं है, क्योंकि भाजपा अभी जीती नहीं है। ये खुद कांग्रेस वालों का कहना है, और इसी आस पर पूरी तरह से दोनों पार्टियां काम कर रही हैं। भले ही जो राजनीतिक समीकरण है या जो पूरी तरह से यहाँ से गठबंधन की लड़ाई रही है, उस पूरे प्रकरण में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को रहा है। वोटिंग परसेंटेज के जो कैलकुलेशंस किए गए हैं उसके आधार पर उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का और तरुण गोगोई का कहना है कि वो अभी तक मुख्यमंत्री हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि अगली बार फिर बनेंगे। नंबर और गणित की लड़ाई में उनका कहना है कि उन्हें दिल्ली की जरूरत नहीं है। और जो हम बात कर रहे थे दिल्ली के नेताओं की, भले ही वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, जो बिहार में इन्होंने किया था, जिसे मैं पैरा ड्रॉपिंग ऑफ लीडर्स कहती हूं, उसका इस्तेमाल असम में नहीं किया गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पैरा ड्रॉपिंग ऑफ लीडर्स होता है उससे लोकल लीडर्स नाराज हो जाते हैं और काम नहीं करते हैं। वो इस बार असम में नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी और एजीपी की जो इनिशियल स्टेज पे लड़ाई थी, उसे बड़ी स्ट्रेटेजिकली डील किया गया, उसे बड़ी स्ट्रेटेजिकली संभाला गया। और उस पूरे जो कार्यक्रम में हमने देखा है कि एजीपी, बीजेपी, बीपीएफ, इन सारी पार्टियों ने लगातार एक साथ होकर काम किया है। भले ही जितने भी मतभेद रहे हों आपस में, एजीपी वर्सेस बीजेपी रहा हो, लेकिन अब इस समय अगर दोस्त का दोस्त और दुश्मन का दोस्त बराबर हो गया है। तो ये गमछा जो आपने गले में लपेट रखा है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रतीक है या असम का प्रतीक है?
ये असम की जनता का प्रतीक है और ये किसी ने मुझे दिया है ये कहते हुए कि असम में जिसे सम्मान दिया जाता है उसे ये गमछा दिया जाता है। लिहाजा वो अपनी टीम को सम्मान देने के लिए जिन्होंने मुझे ये गमछा दिया है उसकी वजह से मैंने ये गमछा पहना है और ये गमछा बताता है कि असम के लोग आज किसे ये गमछा पहनाएंगे, क्योंकि ये वो सम्मान का प्रतीक होगा जो उनके लिए आज मैं ये कहती हूँ कि जब तक आपको सेहरा ना पहनाया जाए तब तक आप दूल्हा नहीं बनते। नहीं, तो आज लेकिन शाम तक हम दूल्हा कौन तस्वीरें बनेगा दिखला और रहे किसे हैं, सम्मान दिया जाएगा, वो सर्वानंद मनोज्ञा, हम सोनोवाल स्क्रीन पे होंगे या तस्वीर तरुण सोनोवाल गोगोई को दिखला होंगे रहे इस पूरी हैं, AIDF के लीडर को दिखला रहे हैं, सभी ने इस तरह के गमछे पहन रखे हैं। हम लगातार उन तस्वीरों को भी दिखा रहे हैं, तो हर ने वो गमछा पहना। इसका मतलब है ये गमछा एक शुभ का प्रतीक भी है क्या? असम की जी असम में ये सम्मान की तरह ये किसी धर्म या प्रजाति या जाति का प्रतीक नहीं है, ये असम की पहचान है। ये या मुस्लिम का प्रतीक नहीं है, ये असम या बांग्लादेश का प्रतीक नहीं है, ये उसका प्रतीक है कि असम की जनता ने आपको स्वीकारा है और आपको सम्मान दिया है और ये जनता जिसे स्वीकारती है उसे ये सम्मान के तौर पर प्रतीक देती है। संजय, एग्जिट पोल को लेकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में निराशा नहीं है, वो कह रहे हैं जी नहीं, हमें उम्मीद है और ये एग्जिट पोल है, इसकी छोड़िए, इंतजार कीजिए, चाहे कांग्रेस असम में हो चाहे लेफ्ट बंगाल में हो। तो क्या ये माना जाए कि वाकई टफ कंपटीशन है? मुझे नहीं लगता है। मैं चर्चा सुन रहा था कि वेस्ट बंगाल में नॉर्थ बंगाल को लेकर के लेफ्ट खुश है, अर्बन इलाके में अच्छा कर सकते, लेकिन प्रसून कुल मिलाकर के जीत हार तो स्टेट में होगा। आप नॉर्थ बंगाल की सारी सीटें जीत जाएं, लेकिन अगर कुल मिलाकर के आप 100 के नीचे सिमट जाते तो आपकी हार है। ये सब एक तरह से चुनाव नतीजे आने के पहले एक कॉन्सोलेशन और एक अपनी पार्टी के वर्कर के बीच में मोरल हाई रखने की बात है कि हम यहाँ शायद अच्छा करेंगे, हम वोट के परसेंट को देख रहे हैं। ये सब वो स्ट्रैटेजी होती है जब अपनी हार को आप कैसे कम करके दिखाएं कि हम सीटों में तो बहुत पीछे हैं लेकिन वोटों का फासला सिर्फ 4% का है, 3% का है, हमारा जनाधार बना हुआ है। ये सब एक स्ट्रैटेजी है। सुबीर, क्या लगता है कि कौन सा प्रयोग है ममता का जो उनको 200 के पार पहुंचा देगा? 200 के पार वो 2 वजह से जा सकते हैं, बट हमें नहीं लगता है कि 200 पार करेंगे। अच्छा, मैं अभी भी कहता हूँ अच्छा, नहीं 200 पार नहीं करेंगे। नहीं, ये बहुत ओवर द टॉप है। नहीं, हम लोग तो 233 से नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे लगता है कि दूसरा एक एग्जिट पोल अब देखा, वो 167 वगैरह कह रहे थे, दैट इज मोर रियलिस्टिक। 170 भी हो सकता है, 70, 200 पार नहीं। 2 चीज है ममता का स्ट्रेंथ। एक तो ये है कि ये पहले चुनाव है जो तृणमूल कांग्रेस का गठन के बाद वो अकेला लड़ रहे हैं, स्टेट लेवल का चुनाव। इससे पहले 2000 वगैरह में, 2001 में वो भाजपा के साथ थे, बाद में कांग्रेस के साथ थे। ये चुनाव वो पहले, और ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें लड़ाई टीएमसी वर्सेस द रेस्ट। अब वर्सेस द रेस्ट में अगर भाजपा का वोट शेयर 5 से 10% के अंदर रहता है, ये ममता के लिए बहुत अच्छा है। 17 तो होगा नहीं शायद, बट 5 से 10, 12 अगर भाजपा का रहता है तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एंटी तृणमूल वोट का एक अच्छा हिस्सा भाजपा की तरफ चला गया। जिसका एग्जाम्पल मैं भवानीपुर दीदी का अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में देता हूं। अगर वहां 47,000 गुजराती मारवाड़ी वोटर्स जो हैं, नॉन बंगाली वोटर्स हैं, इन्होंने अगर ये जनरली भाजपा को वोट करते हैं, लास्ट एमपी इलेक्शन में ये भाजपा को वोट किया, इसलिए भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस पीछे छूट गई, तथागत राय आगे चले। ओवरऑल साउथ कलकत्ता में वो हार गए, बट भवानीपुर में ममता के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाजपा आगे चल गई। अगर इन लोगों ने फिर भाजपा को वोट डाला फिर तो ममता जीत जाएगी। भौमिक साहब, एक तरफ आप बोलते हैं कि लेफ्ट वालों पर हमले हो सकते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हीं को हरा रहे हैं, तो सोचिए क्या होगा। में ममता की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, वहां ममता के कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो लेफ्ट नहीं है ना, वहां दीपा दासमुंशी कैंडिडेट है। एग्जैक्टली, लेकिन वहां के लोगों का क्या होगा फिर? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये वोटर जो है क्रूशियल है, नॉन बंगाली वोटर्स, ये भाजपा को वोट डालते हैं, चंद्रबोस को वोट डालते हैं, तो ममता जीत जाएगी। अगर ये लोग ये समझते हैं कि नहीं भाजपा नहीं, यहाँ स्टेट का समीकरण अलग है, यहाँ एंटी ममता वोटिंग करने से किसी को देना चाहिए जो जीत सकता है, अगर ये दीपा दासमुंशी को वोट डाल दिया, ममता के लिए बहुत कांटे का टक्कर हो जाएगा। यही छवि सारे बंगाल में है। भाजपा अगर वोट शेयर खींचती है, दैट विल बी एट द एक्सपेंस ऑफ कांग्रेस एंड लेफ्ट, क्योंकि ये तृणमूल वर्सेस द रेस्ट हो चुका है। दूसरा एक चीज, एक मिनट हम जरा इसके साथ जोड़ दें, तस्वीरें कुछ आ रही हैं, जानकारी मिल रही है, जयललिता के घर के बाहर
पॉज गार्डन जी, वो तस्वीरें भी दिखाइए और आवाजाही वहाँ लोगों की शुरू हुई है। और ये जयललिता के घर के बाहर सुरक्षा कर्मियों का तांता भी आप देख सकते हैं। और वहाँ पर से जानकारी जो हमारी संवाददाता देते रही है कि कुछ दूरी पर लोगों को रोक दिया गया है, लोग वहाँ पर आने के लिए। क्या ये मैसेज होता है श्रीनिवासन जी कि जब लोग पहुँचने लगे तो ये जीत का प्रतीक मान लिया जाता है, उसकी आहट होती है, या एक स्ट्रेंथ दिखाने के लिए? देखिए हाँ, ये आपने ठीक कहा, स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। देखिए वैसे भी पोएस गार्डन और दूसरी तरफ राधा कृष्ण सालय है, उसके दोनों तरफ, एक तरफ तो डीएमके का अपना वो रहते हैं करुणानिधि, दूसरी तरफ जयललिता रहती हैं। दोनों के अपने अपने कैडर हैं और ये सब पहुंच जाते हैं। अम्मा का कैडर काफ़ी बड़ा है और वो चूँकि वो किसी से मिलती नहीं हैं, सड़क पे खड़े होकर जिस रास्ते से वो गुजर सकती हैं वहाँ अपने आप को पोजीशन करके और उनका अभिवादन करना, इसी से कई जो आम लोग हैं वो एमएलए बन गए हैं। श्रीनिवासन जी, ये अभिवादन या दर्शन ये भी कह सकते हैं। ये वहाँ की कई ऐसे एमएलए, कई ऐसे काउंसलर्स, उनको पद यदि मिला है इसी कारण से मिला है कि वो राधा कृष्ण सालय में कहीं ना कहीं खड़े रहें और रोज़ उनको मालूम है किस समय पर अम्मा ऑफिस जाती हैं, अपने घर से पोएस गार्डन से लेकर सेंट फोर्ट जॉर्ज जहाँ उनका दफ्तर है, और वो रोज़ उनको देखती हैं और वो उनके अभिनंदन के लिए खड़े रहते हैं, या जैसे आपने कहा दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। और जिसने सबसे ज़्यादा उनको लगा कि उनका उनकी लॉयल्टी है, उनको उन्होंने टिकट भी दिया है। तो कई जो हैं, कई ऐसे हैं मतलब लॉयल्टी विजिबल भी होना चाहिए। चलिए अब स्क्रीन पर फिर वो पुरानी तस्वीर जो अभी दर्शक जुड़े हैं दिखा दें आ रहे हैं आपको कि चर्च में चांडी और मंदिर में सोनोवाल। सुबह सुबह का वक्त दोनों अपने अपने तरीके से पहुंचे और हर किसी को इंतजार है। और इन दोनों के घरों पर और पार्टी हेडक्वार्टर में तो अभी सक्रियता नहीं बढ़ी है, लेकिन घरों पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा दोनों जगहों पर जरूर है। और ये स्थिति नज़र आ रही है बंगाल में भी, ये नज़र आ रही है तमिलनाडु में भी। और ये सारी स्थितियां बता रही हैं कि दरअसल इस चुनाव का महत्व कितना ज़्यादा इन तमाम चेहरों के लिए भी है। और शायद आने वाले वक्त में इसकी धड़कन दिल्ली में भी सुनाई दे। और राजनीतिक पार्टियों के भीतर इस बात को लेकर बहुत है कि बीजेपी को लगता है अगर एक भी दरवाज़ा उसके लिए खुला, वोट का विस्तार अगर हुआ, तो ये उसके लिए बड़ी सफलता होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस, अगर ध्यान दें तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर खड़े होकर गठबंधन के लिए बंगाल में भी तैयार और तमिलनाडु में भी तैयार। केरल में वो है मौजूद, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल ने एलडीएफ को आगे बढ़ाया है, ये एक स्थिति है। दोबारा भौमिक साहब, जिस सवाल को आप उठा रहे हो बंगाल में लेके, जो वजह बता रहे थे कि तो बीजेपी कहीं ना कहीं लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के बीच में आकर खड़ी हो गई है और ममता के लिए ये अनुकूल स्थिति है। नहीं, 17% वोट शेयर जो बीजेपी को मिला, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था 2014 में, उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या हुआ? ममता को मैक्सिमम सीट मिल गया, 42 में से 42 में से 34 सीट मिल गया। यही डायरेक्ट रिजल्ट है कि भाजपा का अगर वोट शेयर बढ़ता है तो वो वोट शेयर एंटी तृणमूल वोट बैंक से लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा और उसका फायदा ममता को डायरेक्टली होगा। केरल में भी क्या ऐसा ही है? हाँ, केरल में बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। देखिए वहाँ पर हमेशा दो ही फॉर्मेशन रहे, एलडीएफ और यूडीएफ, मगर इसमें एक चीज़ देखने की बात है, केरल का डेमोग्राफी बड़ा अलग है। 45% जो माइनॉरिटी कहा जाता है उनका वहाँ पर वर्चस्व है। मुसलमान और क्रिश्चियंस, इनका जो वोट है कुल मिला के 45% है। हिंदू वहाँ 55% हैं। ये तो हमेशा थोड़ा सा अजीब सा बात होगा, एलडीएफ की तरफ ज़्यादा हिंदू और यूडीएफ की तरफ माइनॉरिटीज़ ज़्यादा, ये अभी तक का जो है हिसाब रहा है। मगर अब बीजेपी के आने से ये समीकरण बदल सकते हैं। बीजेपी कोशिश कर रही है कि कुछ हिंदू वोट अपनी तरफ आकर्षित कर लें। अब वो हिंदू वोट क्या एलडीएफ से जाते हैं या यूडीएफ से जाते हैं, ये देखना है। ये खेल इस बार इसी का है। और बीजेपी के आने से देखिए ये कहा नहीं जा सकता कहाँ जाएगा। नायर समुदाय के पास करीब 14% वोट हैं और ये हमेशा साथ रहे हैं एलडीएफ के ज़्यादा, और कुछ यूडीएफ में वोट गए। वहाँ पर कोई ऐसा होमोजीनियस नहीं है, पर इस बार कहा जा रहा है कि शायद
कुछ वोट बीजेपी की तरफ भी जाएं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि 8 बजे से हम लोग लगातार रहेंगे और तमाम चुनाव परिणाम जो आएंगे उसमें के बाद कोई ब्रेक लिया नहीं जाएगा। लेकिन अभी तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।